पड़ोसी लेखक सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। 7 साल बीत गए। तब कहीं जाकर मेस के कमरों की मरम्मत शुरू हुई। मैं बाजार के काम और भागदौड़ करके मेस की मालकिन को खुश करने में कामयाब रहा। बस इसी का फायदा मिल गया। काफी मिन्नतों के बाद मुझे दक्षिण वाली तरफ का वो छोटा सा सिल्क कट वाला कमरा मिल गया। किराया 1 रुपया बढ़ गया, पर कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ हवा तो आती है, गर्मी में दम तो नहीं घुटेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आसमान का एक टुकड़ा तो देखता है। पुराने कमरे में तो बस एक खिड़की थी, और वो भी नीचे अंधेरी पतली गली की तरफ खुलती थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, हवा का तो नामो निशान नहीं था। ऊपर से वो अजीब सी घुटन भरी सड़न वाली गंध। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो दम ही निकल जाएगा। रविवार का दिन था। बाजार से लौटकर मैं नए कमरे में बिस्तर बिछाकर आराम से बैठा था। कोई हड़बड़ी नहीं थी। मैंने कागज कलम निकाले और घर चिट्ठी लिखने लगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। छोटा बेटा भी महीने भर से बीमार चल रहा है। उसके लिए जौ का 1 टिन और कुछ बिस्किट खरीदकर भेजने हैं। मन तो बहुत था कि एक बार घर हुआ आऊं, पर जेब इजाजत नहीं देती। पिछली बार गया था तो सिर्फ 2 दिन रहकर लौट आया। घर जाने का मतलब है आने जाने का 3 रुपए से ज्यादा का किराया। चाहकर भी नहीं जा सकता। पहले महीने में एक बार चक्कर लग जाता था, पर अब 4-4 बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे बढ़ गए हैं। बार बार जाना मतलब बेकार में पैसों की बर्बादी। पत्नी ने उल्हाना देते हुए कहा था, एक बार आकर घर की हालत देख जाते तो अच्छा होता। बस उसे ही तसल्ली देने के लिए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखने बैठ गया। एक मामूली क्लर्क की जिंदगी, वो भी किसी प्राइवेट मर्चेंट ऑफिस में, कितनी तकलीफदेह होती है, बस यही समझा रहा था। तभी अचानक नीचे पड़ोस के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। एक लड़की की तीखी आवाज गूंजी, ये देखो ना, तुम्हारी लाडली बहू ने नल के पास गिरकर भैया का वो बढ़िया वाला चाय का प्याला तोड़ दिया। अचानक एक कर्कश तीखी आवाज फट पड़ी। घर के भीतर जैसे आग लग गई हो। अरे बाप रे बाप, ऐसी बेहया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बाप की हड्डियां जलाकर खाए, ढीठ कहीं की। अरे बोल तो सही, कलतले पर गिरी कैसे? ये सिर्फ जलन नहीं है तो और क्या है? रोज रोज चाय के बर्तन धुलवाऊं तो सोच लिया एक तोड़ देगी तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। हाँ, यही सोचा था ना। अब सुन, इस कटोरी की कीमत आज के खाने से वसूल करूंगी, समझी? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मामा के घर ये चालें नहीं चलती। आज नंद घर आएगा ना तो अपनी प्यारी बहू की करतूत उसी की आंखों के सामने दिखाऊंगी। लोग कहते हैं मैं ही बुरी हूं, बहू के पीछे पड़ी रहती हूं। अगर मैं सच में बाप की बेटी हूं तो इसी औरत के साथ घर कर रही हूं, नहीं तो ऐसी उछरिंकल औरत मैं एक दिन भी ना सहूं। मेरी चिट्ठी लिखती हुई उंगलियां रुक गईं। मैं खिड़की के पास गया, पड़ोस के घर में झांक कर देखा। तख्तपोश पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सोच ही रहा था उठूं या ना उठूं कि तभी वही कर्कश आवाज फिर गूंज उठी। अरे और कितनी देर नाटक करेगी? ओ मारे, ये क्या फिर से? बेहोश हो गई क्या राजनंदिनी? और तभी उस शोर के बीच एक मीठी करुण आवाज उभरी, जैसे किसी ने दर्द पर मरहम रख दिया हो। दया और घबराहट में, आह मां, देखो ना, होंठ कट गया है, खून निकल आया है, तुम देख रही हो? किशोरी की आवाज थी ये, घर गृहस्थी के दुख में डूबी, फिर भी कितनी कोमल, कितनी मीठी। मन अपने आप खिंच गया। मां फिर कटु ठहाके में, ओहो, अब डॉक्टर चाहिए क्या, या कोई दासी आए, पंखा झले, तभी राजनंदिनी के बेहोशी टूटेगी? आह, अब बस मेरी तो सहन शक्ति जवाब दे गई। उठो भाई राजकुमारी। लेकिन उस किशोरी की आवाज उस कर्कशता पर जैसे मुलायम तुलिका फेर गई। किशोरी बहुत स्नेह से, उठो भाभी, आओ मैं देखती हूं। आह, चलो इधर आओ, मैं धो देती हूं। देखो तो कितना कट गया है, कलतला कितना फिसलन भरा है। पर मां की आवाज फिर चाबुक की तरह घिरी। मां गुस्से में, देखना है तो तू देख, इतना लाड़ प्यार मुझसे नहीं होगा। वाह रे आफत, कीमती कटोरी तोड़कर चकनाचूर कर दी। नंद की कितनी प्यारी कटोरी थी, कुछ छोड़ा ही नहीं। तोड़ने का भी कोई ढंग होता है। किशोरी दुख और रोष में, इंसान कटकर लहूलुहान हो गया। उस पर एक आह नहीं, और तुम्हें कटोरी के शोक में पागल हो रही हो मां। क्या उसने जानबूझकर तोड़ी? छोड़ो ये सब। भाभी तुम मत धो, मैं सब साफ कर दूंगे, मैं ही सुला देती हूं। और तभी बहुत धीमी, लगभग रोते हुए एक क्षीण स्वर फूटा। राजनंदिनी कमजोर लज्जित स्वर में, नहीं ठाकुर जी, मैं ही धो लूंगी। किशोरी हल्की हंसी में स्नेह भरे गुस्से से, नहीं नहीं नहीं, मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। हाँ तुम हटो, अगर मुझे साफ ना करने दिया तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी।
इन अलग अलग स्वरों की दीवाली में मेरी आंखों के सामने कई मूर्तियां जाग उठीं। एक भारी भरकम लकड़ी जैसी सख्त देह वाली गृहिणी, उसके पास एक बनावटी आह्लादी लड़की जिसका ऊंचा चौड़ा माथा, जिस पर बाल कसकर खींचकर बांधे हुए। उधर नल के पास फटी मैली साड़ी में सहमी सी कांपती बहू, और उसका हाथ थामे जैसे कोई देवी हो, सांत्वना से भरी एक किशोरी। बातों के बीच बीच इतना करुण नाटक उभर आया कि मन बेचैन हो उठा। इन स्वरों के मालिकों को देखने की तीव्र इच्छा जाग गई। मैं तख्तापोश छोड़कर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। पड़ोस के आंगन का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। बस कुछ साड़ियों के किनारे नजर आए और कुछ नहीं। फिर कुछ और झंकार, कुछ और विनती भरे स्वर, और सब चुप। मैं चिट्ठी समेटकर नहाने चला गया, पर मन पड़ोस के उसी आंगन के इर्द गिर्द घूमता रहा। नहाकर लौटा, बालों में कंघी लगा रहा था कि फिर वही कर्कश आवाज फट पड़ी। माँ, तीखे गर्व और शिकायत में, देख नन देख, तेरी बड़ी लाडली चाय की कटोरी तेरी आदरणीय बहू ने पूरी चकनाचूर कर दी। नंद झुंझलाकर तेज स्वर में, तोड़ दी? आह, रोज रोज अब सहा नहीं जाता, कैसे टूटी? माँ झनझनाती कटुता में, नाटक, सब नाटक। राजनंदिनी को क्या धुलना मांझना शोभा देता है, इसलिए तोड़ दी कि फिर कोई साफ करने को ना कहे। और साफ करने जाती ही क्यों है, ये मैं समझती नहीं। क्या मेरे बदन में कीड़े पड़े हैं या मैं मर गई हूँ? दासियां हैं, बांदियां हैं, सब मैं कर रही हूँ, तो वो भी मैं ही धो लेती। तभी वो महीन स्वर वीणा की तरह गूंज उठा, किशोरी दया और दृढ़ता में, ये मत कहो माँ, और तुम भी मत कहो दादा। भाभी फिसल गई थी, होंठ कट गया है, इसीलिए कटोरी भी टूट गई। तुम्हारा नल का फर्श कितना फिसलन भरा है बाबू, अकस्मात टूट गई। क्या उसने जानबूझकर तोड़ी? वो तो वैसे ही आधी मरी पड़ी है। कटोरी तोड़ने में वो चोर की यमराज थोड़े ही है, और उस मरी हुई पर माँ की तलवार लगातार चल रही है। अब तुम भी कमर कसने आए हो क्या? 1 मिनट, पूरा सन्नाटा। फिर सुपुत्र की गरज फूटी। नंद क्रोध में, दिखाओ वो टूटी कटोरी, देखूं तो सही। अरे, इस एक की कीमत 10 आना है, 3 दिन भी नहीं हुए खरीद कर लाया था। मां अंधविश्वासी खीज में, सब चौपट हो गया। क्या अलक्ष्मी चीज लाई थी मैं, छी छी। और फिर वही देवी सी आवाज, करुणा में भी जैसे आग लिपटी हो। किशोरी, मां मां, कटाक्ष में रोकते हुए, बस बीना, और उकसाना मत। जब डांटने का वक्त आए तो डांटने दे। देवी का नाम बीणा नाम सच में सार्थक है। उसकी आवाज सचमुच वीणा की झनकार है। नंद गरजते हुए, एक वक्त का खाना बंद, मार तो नहीं सकता, भले घर में पैदा हुआ हूं। बीणा तुरंत दृढ़ स्वर में, तो मेरा खाना भी बंद कर दो। हम दोनों के हिस्से का चावल बाजार में बेच आना, तुम्हारी प्याली की कीमत वसूल हो जाएगी। इसके बाद पड़ोस का रंगमंच एकदम शांत। मैं खाने बैठा, पर गले से निवाला उतरता ही नहीं। मन में बस यही घूम रहा था, आह, पड़ोस की वे दोनों लड़कियां आज भूखी रहेंगी। एक दुर्घटना हुई है और उसकी सजा उपवास, अंधी ईर्ष्या और अकड़ता हुआ अहंकार। आह, वो बेचारी बहू, बंगाली घर की ममतामयी बेटी, कैसी कठोर, कैसी निर्दय यातना उसके शरीर पर बह रही है। स्नेह, ममता, कोई पूछने वाला नहीं। उसी दिन ऑफिस जाते समय फिर वही कर्कश आवाज। माँ उपहास और क्रूरता में, नाटक, बीमारी, जौ लाओ, डॉक्टर लाओ, शौक और खर्च का तमाशा। मर जाए तो क्या, दांत में रस्सी दबाकर पड़ी रहे। बीणा शांत पर अडिग, डर मत, मैं अपने पैसों से साबुदाना ला रही हूं। तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, मैं ही बना कर दूंगी। तुम लोग दे हिलाकर दुर्गा बनी रहो और ग्रास मुंह में डालो, ठीक है? अगर वो नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माँ झुंझला कर, तेरे ये नखरे देख देख कर मेरी जान निकल जाती है। बीमारी तो वो बेचारी बहू बीमार हो गई है। इस राक्षस के घर में रोज की वाक्य यंत्रणा और सहज यातना में न जाने किस हाल में पड़ी है। चेहरा कितना बुझ गया होगा, होठ सूखे, आंखें बुझी हुई। उसके मुंह में पानी देने को सिर्फ बीणा है। न होती बीणा तो क्या दशा होती। मन चाहता था चुपचाप खड़ा रहूं, सुनूं इलाज का कोई प्रबंध होता है या नहीं, और अगर न हो तो अपनी जेब से पैसे देकर डॉक्टर भेज दूं। पर रुकने का उपाय नहीं। घड़ी में 9 बज चुके थे। ऑफिस लेट हुआ तो तनख्वाह कटेगी, और एक क्लर्क दूसरों के दुख में दुखी हो, ये शोभा भी किसे देता है। मन में पहाड़ का बोझ लिए खाने बैठा। जल्दी जल्दी मुंह में भात ठूंसा, कोट पहना और निकल पड़ा। 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे
देर हो चुकी थी। जाते समय पड़ोस के घर की ओर एक बार देखा। घर भयानक चुप्पी में खड़ा था। मुझे लगा जैसे ये घर असंख्य यातनाओं में कांपता हुआ किसी अज्ञात भय से सिहर कर जड़ खड़ा हो। उस दिन लौटने में रात हो गई। सुबह बड़े बाबू की बेटी की पक्का देखना था। उन्हें न्यू मार्केट ले जाकर फल खरीदवाने पड़े। जब लौटा तो चारों ओर गहरी रात की नींद छाई थी और पड़ोस का घर भी वैसा ही, डूबा हुआ, चुप, अंधेरे में गुम। अगली सुबह उठते ही बड़े बाबू के घर भागा, वहीं खाना खाया और सीधे ऑफिस निकल गया। पर पूरे दिन दिल बेचैन रहा। पड़ोस का घर कैसा होगा अब? ऑफिस के काम के बीच बीच भी उस अनजानी लड़की का बीमार, बुझा हुआ चेहरा, भीगी सी आंखें मेरे चारों ओर दुख का तूफान बनकर घूमती रहीं। उसकी पीड़ा सुई की तरह सीधे सीने में चुभ रही थी। लौटते समय 2 अनार और कुछ अंगूर खरीदे। सोचा पड़ोस में किसी को बुलाकर बहू के लिए भेज दूं। बेचारी मुंह में डालेगी तो शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। पर भेजूं कैसे, क्या कहकर? एक तरह के पागलपन में दौड़ता हुआ घर लौटा। गली में तब तक गैस की लाइट जल चुकी थी। मैं इसके पास पहुंचा ही था कि शोर शराबे के बीच एक भीगा हुआ विलाप खान में पड़ा। सास रोते चिल्लाते हुए, ओ गो, नहीं नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी घर छोड़कर कहाँ चली गई रे माँ। सीना थक से रह गया। तो क्या जो सोच रहा था वही हो गया? सब कुछ खत्म हो गया? ठीक संध्या के समय जब मोहल्ले मोहल्ले शंख ध्वनि उठ रही थी, तभी वो बेचारी घर के 100 अत्याचारों से बचकर, 100 यातनाओं से निकलकर इस दुनिया से भी बच निकली। मैं कुछ पल मैस के दरवाजे पर खड़ा रहा। पड़ोस के घर से दबी दबी सिसकियों के बीच उसी राक्षसी सास का तेज विलाप उठ रहा था। ओ गो, मेरे घर की लक्ष्मी घर अंधेरा करके कहाँ चली गई माँ? ओ नंद रे, ओ नंद। गुस्से में सिर से पांव तक मैं जल उठा। मन हुआ आंधी की तरह उस घर में घुस जाऊं, उस राक्षसी का गला पकड़ लूं और जोर से झकझोरकर उसका ये बेशर्म शोक नाटक हमेशा के लिए बंद कर दूं। मैंने अनार और अंगूर दरवाजे के सामने रख दिए और उस मरणपथ घामिनी के लिए मन ही मन कहा, देवी, तेरे दुख में पिघलकर ये तेरे ही लिए अर्पित करता हूं। भारी ज्वाला में जलकर तू चली गई। प्रार्थना करता हूं मरकर सुखी हो, शांति पाए, तृप्ति पाए। ऊपर आकर कमीज उतारी, अलमारी पर टांगी और बिस्तर पर गिर पड़ा। बार बार बीड़ा का चेहरा सामने आ रहा था। बेचारी शोक में डूबी, दुख से टूटी, घर के किसी कोने में औंधी पड़ी रो रही होगी। इस रोने पीटने के नाटक में उसे देखने वाला कौन है? मन कर रहा था उसका थका, दुख से भरा चेहरा अपनी गोद में रख लूं और कहूं, क्यों रोती हो बहन? वो मरकर सारी जलन से मुक्त हो गई। यह उसकी मौत नहीं, ये तो मुक्ति है, मुक्ति। पर यह कहा नहीं जा सकता, कहने का अधिकार नहीं। मेरी आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ आया। कितनी देर पड़ा रहा पता नहीं। अचानक फिर उसी राक्षसी की आवाज, भरी हुई, रोने से फटी हुई, नाटकीय विलाप में, ओ माँ, मेरे घर की लक्ष्मी, माया तोड़कर कहाँ चली गई रे माँ? किस दुख में हमें छोड़ गई रे माँ? ओ माँ, मेरे घर की लक्ष्मी आज कहाँ चली गई रे? मैं झटके से उठा, नीचे भागा, दरवाजे पर खड़ा होकर देखा। फूलों से सजी रस्सी की खाट पर मुरझाए फूल जैसी एक निस्तेज मूर्ति, आलता से रंगे 2 नन्हे पैर बाहर निकले हुए, मांग का जमे हुए सिंदूर लाल रंग सौभाग्य की कैसी तेज महिमा बिखेर रहा था। एक गहरी सांस लेकर कहा, जाओ माँ, देवी के वैभव में सजी हुई उस पार जाओ। वहां जाकर ये सिंदूर पोंछ देना, ये आलता धो देना और विश्व विधाता से इस शोक के पाखंड का आवरण फाड़कर अपने अत्याचार की शिकायत करना और विनती करना कि बंगाली घरों में शौक से तुम जैसी कोमल लड़कियों को ऐसी दुर्दशा देकर वे फिर कभी ना भेजें। हरिबोल कहते हुए वाहक खाट उठाकर ले गए। नंद हाउ हाउ कर रो रहा था। उसके बिखरे बाल मुंह पर झूल रहे थे, डाकू जैसा भयानक चेहरा। यही पापी है जिसने इस लड़की को मारा और उसकी वो निर्दयी मां। मारा है। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई अदालत नहीं जहां इनका न्याय हो? मैं जाता, कसम खाकर गवाही देता, कहता हाँ ये कातिल हैं, जज से कहो इन्हें फांसी पर लटका दो। लेकिन झूठ है ये आरोप, झूठ है ये उबाल। मैं ऊपर आया, बिस्तर पर देह गिरा दी। तभी अचानक उस लड़की के माँ बाप का ख्याल आया। शायद वही उनकी इकलौती संतान थी,
योग्य वर समझकर, अच्छा घर समझकर निश्चिंत मन से उसे सौंप दिया होगा। और आज कहीं बैठे होंगे ये जाने बिना कि यहाँ क्या महाविनाश हो गया है। मेरी आंखों से हू हू कर पानी बहने लगा। ठाकुर आया। ठाकुर, बाबू खाना लगे, बहुत देर हो गई। मैं भारी स्वर में, नहीं खाऊंगा, तबीयत खराब है। ठाकुर चला गया। रात कितने दुस्वप्नियों में डूब कर भी थी, कह नहीं सकता। अगली सुबह मैं इसकी मालकिन से कहकर फिर उसी बिन हवा वाले पुराने कमरे में लौट आया। दक्षिण वाली ओर ओर अब रहा नहीं जाता। पड़ोस के घर की हवा जैसे जहरीली हो गई है। वो हवा अब देह को छुए ये भी सहा नहीं जाता। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।